हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 27 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई थी लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है। और बहुत सारी पिटीशन का रीजन ये था क्योंकि अ, एक रिपोर्ट में ऐसा सामने निकल के आया कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया जो कि इजरायली बिल्ड सॉफ्टवेयर है और गलत तरीके से विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विदाउट एनी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ उन्होंने सिटीजन्स के ऊपर स्पाई करा, उनके ऊपर सर्विलेंस रखा गलत तरीके से विदाउट एनी प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ और उनके राइट टू प्राइवेसी जो कि अब फंडामेंटल राइट है बाय द जजमेंट ऑफ जस्टिस पुट्टू स्वामी केस। तो उन लोगों ने उनका फंडामेंटल गवर्नमेंट ने सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट ब्रीच किया जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर सर्विलेंस रखा गया जिसमें राहुल गांधी का भी नाम आया था, आपके प्रशांत भूषण का भी नाम आया था, सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत सारे थे, बहुत सारे अपोजिशन पॉलिटिशियंस भी थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे। इसी चीज को लेकर पिटीशन फाइल हुई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भैया गवर्नमेंट ने हमारा राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हुआ है। अब उन पिटीशंस को कंबाइन कर दिया क्योंकि भाई हर केस अगर सुनने बैठ जाएगा सुप्रीम कोर्ट तो केस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इशू सेम था। इशू इज अबाउट द राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हुआ है बाय by without any due process of without any process established by law by using Pegasus सॉफ्टवेयर जो कि इजरायली बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो एक ही सारे पिटिशन को कंबाइन कर दिया और 23 सितंबर को जब इस पिटीशन पे सुना गया तो गवर्नमेंट कोर्ट ने बोला था कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और पता लगाएगी कि भैया जो एलिगेशन लगाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो सही है या गलत है, और सही है तो कितने हद तक सही है, गलत है तो कितने हद तक गलत है। लेकिन जो मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट ने बोले वो मेंबर्स कुछ लोग ऐसे थे जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते थे कमेटी, रीजन बीइंग ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, और वो अनअवेलेबल थे, मतलब वो थे ही नहीं कमेटी में जिनका नाम आया था कि लोग कमेटी बनाएंगे। और कोर्ट ने गवर्नमेंट को टाइम दिया था कि भैया आप इतने दिनों के अंदर आप काउंटर एफिडेविट फाइल करो। अब आपको बताना पड़ेगा कि भैया पेगासस स्पाईवेयर का आपने यूज किया, अगर यूज किया तो कितने लिमिट तक किया, और आपने सिटीजन्स के क्या भैया फंडामेंटल राइट ब्रीच किए या नहीं किए, और जो एलिगेशन लगा रहे हैं क्या वो एलिगेशन सही है या नहीं है, अगर गलत है तो क्यों गलत है ना, ये चीज पूछी गई। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि हमने टाइम दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट नहीं किया। नाउ टुडे मतलब आज 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट विल पास द इंटरिम ऑर्डर, और इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या है, फॉर द टाइम बीइंग जब तक कमेटी नहीं बन जाती, जब तक कमेटी इन्वेस्टिगेट नहीं कर ली थी, तब तक हम इंटरिम ऑर्डर पास कर देंगे पेगासस स्पाईवेयर वाले केस में। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। नेक्स्ट न्यूज, सो इट्स अबाउट अगेन सुप्रीम कोर्ट। सो लखीमपुर खीरी में इंसिडेंट हुआ जिसमें जो यूनियन मिनिस्टर के बेटे मिश्रा जी, आशीष मिश्रा का नाम भी इन्वॉल्व हुआ कि उन्होंने 4 फार्मर्स को मारा, और फार्मर्स ने अपने हीट एंड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उन्होंने 4 बीजेपी सपोर्टर्स को भी मार दिया। लेकिन द इशू इज अबाउट द डेथ ऑफ द फार्मर्स। हुआ क्या, अब फार्मर्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, फार्म लॉज के बारे में। तो अब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अराउंड 4 to 5,000 लोग इन उसमें प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, और वो लोग आई विटनेस थे, 4,000 से 5,000 लोग आई विटनेस थे इस केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आप लखीमपुर वाली केस में जो विटनेस है वो सिर्फ अभी तक विटनेस आपको 23 मिले, सिर्फ 23 विटनेस है। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू द यूपी गवर्नमेंट कि आप हमें ये बताइए कि विटनेस तो 4 से 5,000 होने चाहिए, लेकिन आपने बताया विटनेस के 23 है। तो यूपी जो है क्यों खिलवाड़ कर रहा है इन्वेस्टिगेशन से, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट से। इसके रिटेलिएशन में जो यूपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन ऑफ द फेमस एडवोकेट इन इंडिया, वन ऑफ द फेमस लॉयर इन इंडिया, हरीश साल्वे सेड कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ सर्कल में थे, मतलब जहां पर गाड़ी चलाई गई और उसी बगल बगल की गाड़ी के बगल में जो लोग थे उन्हीं को हमने विटनेस बनाया। बाकी फार्मर्स दूर थे, वो लोग नहीं देख पाए, समझ नहीं पाए, और वो लोग उनका जो स्टेटमेंट होगा वो शायद स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है, वो शायद स्टेटमेंट जो हो वो बेसिकली अपने ओपिनियन के बेस पर है। इसीलिए हमने 23 लोगों को विटनेस बनाया जो कि इंसिडेंट के बिल्कुल पिन पॉइंट पे इन्वॉल्व थे, मतलब सर्किल में ही इन्वॉल्व थे जहां इंसिडेंट हुआ। मूविंग फर्दर,
सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे या फिर डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट पे। सो व्हाट हैपन, सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है और डिसीजन इज टू ओपन दी स्कूल्स कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और इस डिसीजन का वेलकम किया गया बाय द अथॉरिटीज, है ना। सो हुआ क्या, अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रेज होता है कि वेस्ट बंगाल में स्कूल्स एंड कॉलेजेस इतने लेट ओपन क्यों हुए, क्या रीजन था इतना लेट ओपन होने का। सो व्हाट हैपन, वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस थे। बाकी सारे, जब हम सेकंड वेव की बात करते हैं ना, सेकंड वेव में मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में लॉकडाउन लग गया था, बस वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन लगा था और उसके बाद रैलीज होती गई। अब रैलीज में पब्लिक गैदरिंग होती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग कोविड 19 से इन्फेक्ट हो गए थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि रैलीज में इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियंस थे, तो बहुत सारे लोग हो गए। अब कोविड 19 इज कम्युनिकेबल, ऑब्वियसली बात है, कम्युनिकेबल वायरल डिसीज है ना, इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, नॉट डिसीज। तो अब उसी चीज को लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था, क्रिटिसिज्म हुआ था किसका, चीफ इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए रिलीफ के ऊपर, जिसके रिटेलिएशन में इलेक्शन कमीशन का जो आंसर था, उन्होंने ये बोला था कि भैया रिस्ट्रिक्शंस लगाना, लॉकडाउन लगाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, तो उसमें गलती हमारी नहीं है। गलती किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट इलेक्शन का जो, सॉरी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल सही था, गलत बिल्कुल नहीं था, उसने बिल्कुल सही रिटेलिएशन दिया था कि भैया लॉकडाउन लगाना, अ, कि कोई घर से बाहर ना निकले, ये सारी की सारी चीजें तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर में होती है, स्टेट गवर्नमेंट कैम्पेट में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैम्पेट में होती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सारी चीजें स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये सारा काम दोनों गवर्नमेंट का था, लेकिन दोनों गवर्नमेंट ने नहीं किया बिकॉज उनका पॉलिटिकली वो था, आपका एडवांटेज था। तो उसके बाद कैलकाटा एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बहुत सारे केस देखने को मिले, ऑल ओवर इंडिया के एवरेज से बहुत ज्यादा थे, जिसके चलते वेस्ट बंगाल में सारी चीजें बंद करनी पड़ी। तो जिस फिर उसके बाद फाइनली अब जाके स्कूल्स और कॉलेजेस फाइनली ओपन हुए इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मूविंग फर्दर, सो राजस्थान इस साल, मतलब नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, विल होस्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। ठीक है, सो जो समिट का नाम है वो होगा इन्वेस्ट राजस्थान 2022। ठीक है, समिट जो होने वाला है, एंड इस समिट में जो मेन फोकस होगा वो बेसिकली होगा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, आईटी के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, हेल्थ, मिनरल्स एंड सिरेमिक, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के ऊपर फोकस होने वाला है। तो देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हो गया, आईटी हो गया, आपका हेल्थ हो गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, इट्स रिलेटेड टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है फॉर द इन्वेस्टमेंट, जो कि समिट होने वाला है इन्वेस्ट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में। मूविंग फर्दर, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट स्टेट पेज टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट स्टेट पेज में से कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, सो विल मूव फर्दर। यस, सो व्हाट केरला गवर्नमेंट सेड, तो कल केरला गवर्नमेंट ने बोला था कि मुल्ला पेरियार डैम में 139 फीट से ज्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, और फाइनली केरला ने बोल दिया है कि आप ऐसा करो, वाटर लेवल जो है मुल्ला पेरियार डैम में वो 137 फीट फिक्स कर दो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात हम जब 2018 की करते हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि मैक्सिमम वाटर लेवल जो होगा मुल्ला पेरियार डैम में, इट कैन अप टू 142 फीट। ठीक है, और केरला भी क्या बोला, 137 होना चाहिए। एंड व्हाट, तुम्हारा तमिलनाडु ने बोला कि देखो हम लोग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, वाटर लेवल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोला है 2018 में कि 142 लेके आ सकते हो। और आसपास एक एडिटोरियल भी है, तो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही वही चीज बताई गई कि केरला सेज कि आप 137 फीट वाटर लेवल फिक्स कर दीजिए इन दी मुल्ला पेरियार डैम, दैट्स व्हाट केरला गवर्नमेंट सेड। मूविंग फर्दर, so what happened, so fully vaccinated people can board मुंबई locals। तो पहले क्या था, मुंबई लोकल्स जो थे ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ जो गवर्नमेंट फंक्शन करते थे उनके लिए ही सिर्फ अलाउड था कोविड के समय। लेकिन अब व्हाट महाराष्ट्र गवर्नमेंट
डिड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया, उस नोटिस में लिखा उन्होंने कि नाउ द पर्सन हु इज फुली वैक्सीनेटेड कैन बोर्ड ऑन मुंबई लोकल्स। तो जैसे दिल्ली के लिए मेट्रो है, लाइफलाइन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैसे ही मुंबई के लिए ट्रांसपोर्टेशन की लाइफलाइन जो है मुंबई लोकल्स है। तो उसी लिए तो बहुत सारे लोगों को बेसिकली अफेक्ट हो रहा था, उनके उनको इम्पैक्ट पड़ रहा था, जिसके चलते व्हाट गवर्नमेंट डिड, द गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि नाउ द पर्सन हु इज फुली वैक्सीनेटेड कैन बोर्ड दी मुंबई लोकल्स। सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट दिखा दीजिए आप। मूविंग फर्दर, तो अब आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज सेफ्टी फर्स्ट, मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज कू इन सूडान। तो कल वर्ल्ड न्यूज में हमने एक न्यूज थी कि सूडान में कू हो गया, तो उसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कल हमने न्यूज को डिस्कस नहीं किया था, रीजन बीइंग क्योंकि वो पूरे न्यूज में पूरा बताया नहीं गया था कि व्हाट व्हाई मिलिट्री में कू हुआ, पहले क्या गवर्नमेंट थी, क्या बेसिकली मिलिट्री और सिविलियंस का क्या ट्रीटी हुई थी, क्या एग्रीमेंट हुई थी। तो ये सारी चीजें अपन एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। एंड द नेक्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट द आत्मनिर्भर भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कोविड 19 के समय। एंड इट्स अ प्रोजेक्ट अबाउट 64,000 करोड़ रुपीज टू बिल्ड द प्राइमरी एंड क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में तो उसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। let's move to the first editorial, that is about the safety first। अब ये है क्या, देखो, सबसे पहले तो ऑथर ने ये बताया कि जब हम मुल्ला पेरियार डैम की बात करते हैं तो मुल्ला पेरियार डैम पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मंडे डिसीजन दिया कि सुपरवाइजरी कमेटी, डायरेक्शन दिया, सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो डिस्कस करेगी, वो डिसाइड करेगी द इशू ऑफ मैक्सिमम वाटर लेवल क्या होना चाहिए इस डैम पे, क्योंकि वाटर लेवल पे हमेशा लड़ाई रही है। तमिलनाडु बोलता है कि हम 140 के 2 के ऊपर जाएंगे, मैक्सिमम जो है 157 वो उतनी आ सकता है। केरला सेट कि नहीं भाई, मुल्ला पेरियार डैम पुराना है, 2 साल पुराना है, टूट भी सकता है, तो भैया आप ऐसा करिए, आप उसको 137 तक रखिए, 130 137 तक रखिए। फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 142 कर दिया था, लेकिन अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट है वाटर लेवल को लेकर, कितना वाटर लेवल होना चाहिए उस चीज को लेकर, व्हाट सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी कमेटी ऑलरेडी फॉर्म थी मुल्ला पेरियार डैम को लेकर, उसको डायरेक्शन दिया कि भैया जो इशू है वाटर लेवल के फिक्सिंग को लेकर, उसको आप जल्दी से जल्दी क्या करिए, रिजॉल्व करिए। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। अब हम जब मुल्ला पेरियार डैम की बात करते हैं तो मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, पहला पॉइंट, एंड इट इज मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। केरला में सिचुएटेड है ऑन द रिवर ऑफ इडुकी एंड मुलियार एंड पेरियार रिवर पे, ये सॉरी इडुकी डिस्ट्रिक्ट में है, मुलियार और पेरियार रिवर पर जहां पर कन्वर्जेंस होता है इन दोनों रिवर्स का, वहां पर ये डैम बनाया गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये डैम जो है तमिलनाडु के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये डैम 5 डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर प्रोवाइड करता है, 5 डिस्ट्रिक्ट की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तमिलनाडु के। और पेरियार जो है वो बेसिकली लाइफलाइन है, किसकी? केरला की। लेकिन हम बात करें तो 2014 और 2018 दोनों ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मुल्ला पेरियार डैम में जो वाटर लेवल है वो 142 फीट तक फिलअप हो सकता है, 142 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन तमिलनाडु का हमेशा से स्टैंड रहा कि नहीं भाई, हम लोग 142 को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, 142 के ऊपर भी वाटर लेवल लेके आ सकते हैं, क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम की कैपेसिटी है। लेकिन केरला गवर्नमेंट बोल रही थी कि नहीं, दिक्कत यह है कि मुल्ला पेरियार डैम बहुत पुराना है और कभी भी टूट सकता है, और टूट गया गलती से भी, उसमें अगर थोड़ा सा भी क्रैक आ गया तो देर आर चांसेस कि केरला में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लॉस, उसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज्यादा लॉस होगी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टैंड को रखा और 142 पे एग्री कर गए। और रिसेंटली कल हमने न्यूज पढ़ी भी थी, उस न्यूज को डिस्कस भी किया एडिटोरियल में, एंड इट्स अबाउट कि जो आपके चीफ मिनिस्टर है पिनरी विजयन एंड अनदर वन आपके एम के स्टालिन, दोनों ने साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिनरी विजयन का स्टेटमेंट था कल, और वही चीज बताया गया कि भाई पिनरी विजयन का स्टेटमेंट आया कि दोनों मिलकर, दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं मुल्ला पेरियार डैम के इशू को लेकर। लेकिन वही बात जब मीटिंग होती है, जब बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं पिनरी विजयन, तो वो तमिलनाडु का काउंटर करते हैं कि मुल्ला पेरियार डैम का जो मेंटेन्ड है, ऑपरेशन है, वो कॉम्प्लेक्स इशू है, केरला के हाथ में होना चाहिए, ये सारी चीजें।
तो उन्होंने बताया कि जो पिनरी वजह है वो अपना स्टैंड चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब डिस्कशन स्टार्ट होता है अपने वर्क को लेकर। अच्छा खुद सोचो, केरला गवर्नमेंट हमेशा से बोलता है केरला गवर्नमेंट कि आप तमिलनाडु, जो केरला में सिचुएटेड मुल्ला पेरियार डैम है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बिल्डअप करिए, है ना, उसको मेंटेन करके रखिए। लेकिन केरला गवर्नमेंट कभी कभी यह भी बोलता है कि आप डैम को स्ट्रेंथन मत करो। क्यों? उसका इंटेंशन तो यही है। ठीक है, इंटेंशन तो यही है, तमिलनाडु एग्री है, तमिलनाडु इज एग्रीड कि हम डैम को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रहा। अब उसका रीजन ये है कि अगर डैम को स्ट्रेंथन कर दिया तो वाटर लेवल जो अभी फिक्स्ड है 142 फीट तक, वो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो केरला गवर्नमेंट को इस चीज का डर है, और हो सकता है कि अगर स्ट्रेंथन कर दिया डैम, तो ओरिजिनल कैपेसिटी जो है वाटर लेवल की इन मुल्ला पेरियार डैम 152 फीट, 152 फीट पर तमिलनाडु वाटर लेवल फिक्स कर सकता है। ये चीज बेसिकली ऑथर ने बताई। नेक्स्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट कू इन सुडान। हुआ क्या, देखो, ये बात है अप्रैल 2019 की, सुडान। ठीक है, तो सुडान अगर तुमने देखा होगा तो अफ्रीका का अगर हॉर्न देखोगे, यूथोपिया जहां पर है, तो उस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में ही सुडान है। ठीक है, तो अब अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्री है वो। 2019 तक सुडान में क्या था? बेसिकली डिक्टेटरशिप थी। कौन डिक्टेटर था? उमर अल बशीर। अब उमर उमर अल बशीर जो कि डिक्टेटर थे, उनके डिक्टेटरशिप जो फॉल हो गई कब? अप्रैल 2019 में। रिवॉल्यूशन हुआ, सिविलियंस जो थे, मतलब लीडर्स थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, मिलिट्री ने हेल्प करी उन सिविलियन लीडर्स की टू टू ब्रिंग डेमोक्रेसी, और वी कैन से दैट टू एलिमिनेट द डिक्टेटरशिप इन द कंट्री ऑफ अपना सुडान। और जब डिक्टेटरशिप हट गई तो भैया दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि सिविलियंस लोग थे, लीडर्स थे, उनका काम था, उन्होंने रेवोल्यूशन, लोगों को जगाया। मिलिट्री का काम था, उन्होंने मैन पावर बताई। तो अब देखा जाए तो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की बात हुई, तो इसके चलते सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के चलते जो डे टू डे अफेयर्स वाले काम है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिविलियंस की तरफ से बनेगा, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर होगा, और एक सोवरेनिटी काउंसिल बनेगी। सोवरेनिटी काउंसिल मतलब कि भैया जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो मेन जो काम होगा और जो मेन डिसीजन होगा, सोवरेनिटी का काउंसिल का जो लीडर है वो मिलिट्री चीफ रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ये बात डिस्कस हुई थी, ये बात बिल्कुल डिसाइड हुआ था, और वही हुआ। प्राइम मिनिस्टर, सिविलियन गवर्नमेंट जो है सिविलियन गवर्नमेंट बनी रही, सोवरेनिटी काउंसिल पर मिलिट्री रहा, और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतेह अल बुरान, जो कि मिलिट्री चीफ थे, उन्होंने अपने आप को लीडर बना दिया, किसका? सोवरेनिटी काउंसिल का, फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। लेकिन जैसे ही उनका टेन्योर कंप्लीट होने वाला था, क्योंकि 2 साल के थे, अप्रैल 2019 में बने थे, 2 साल का टेन्योर था, तो अप्रैल 2021 में उनको हटना था। लेकिन जैसे ही उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ, उन्होंने सिविलियन लीडरशिप को सेट असाइड कर दिया, गवर्नमेंट को डिसबैंड कर दिया, नए लीडर को अपने आप को नया लीडर इमर्ज कर दिया, और कंट्री में इमरजेंसी लगा दी, और जितने भी सिविलियन लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया। इवन प्राइम मिनिस्टर जो है सुडान के, अब्दुल्ला हमदोक, उनको भी जेल में डाल दिया, उनको भी इंप्रिजन कर दिया। जिसके चलते देखा जाए तो प्रो मिलिट्री टेंशन बढ़ने लगी। टेंशन बढ़ी तो सिविलियंस जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ सिविलियंस ऐसे भी थे जो प्रो मिलिट्री थे, और उन्होंने भी बेसिकली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि अच्छा है, गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट मिलिट्री डिड, मिलिट्री ने सुडान के पोर्ट पे कैप्चर कर दिया, जो कि कंट्रीज लार्जेस्ट पोर्ट है ऑन रेड सी, है ना। जब पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया तो कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वर्सन हो गई, खराब हो गई। क्यों? क्योंकि फूड की शॉर्टेज आने लगी, फ्यूल की शॉर्टेज आने लगी, करेंसी शॉर्टेज आने लगी, तो बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब आने लगी, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगे इन दी कंट्री ऑफ सुडान। अब थोड़ा सुडान के हम थोड़े थोड़े पीछे की बात करें, तो हुआ क्या था, जब उमर अल बशीर का रिजीम था, मतलब डिक्टेटर थे जब उमर अल बशीर टिल 2019, तब सुडान जो था वो आइसोलेटेड था, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंटरनेशनल स्टैंड पर, इंटरनेशनली या वर्ल्ड पर, ग्लोब में क्या चल रहा है।
सूडान का कोई भी इंटरनेशनल, बिल्कुल इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया था लोगों ने। अब किया इसी वजह से था क्योंकि 1990s में उसामा बिन लादेन की एक्टिविटीज को सूडान पे देखा गया था। सूडान ने बेसिकली उसके एक्ट ऑफ टेररिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट किया, उसकी एक्टिविटीज को प्रमोट करना स्टार्ट किया था, जिसके चलते यूएस ने उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और बोल दिया कि ये कंट्री जो है इज अ स्टेट स्पॉन्सर्स फॉर टेररिज्म। और फाइनली जब यूएस को पता लगा कि भैया नहीं, अब सिविलियन गवर्नमेंट बन चुकी है, मिलिट्री का भी, मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, तो यूएस ने सूडान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से हटा दिया और अनाउंस कर दिया कि हम लोग फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे अबाउट $50 बिलियन का। आईएमएफ ने उसको बेसिकली दिया। अब देखा जाए तो सूडान में अब फिर से वही सिचुएशन अराइज हो गई, मिलिट्री कू हो गया। नाउ जो पावर हंगर जनरल्स हैं, मतलब पावर हंगर मिलिट्री पर्सनल्स हैं, अब वो लोग अपने इंटरेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या पब्लिक के बारे में। पब्लिक इंटरेस्ट को उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन दो उन्होंने सूडान के पोर्ट को भी कैप्चर कर लिया। अब उसका मेन रीजन क्या है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए और लोग प्रोटेस्ट को भूल जाए, इसलिए। नेक्स्ट एडिटोरियल जो है इट्स अबाउट दी प्रिपेयरिंग फॉर आउटब्रेक। अच्छा, ये एडिटोरियल बता रहा है बेसिकली किसके बारे में, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हमें समझने की वो हम समझेंगे। ये जो स्कीम है, ये स्कीम कितने रुपए की स्कीम है, 64,000 करोड़ की स्कीम है। और ये 64,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। और जो मेन फोकस है वो किस पे होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर पे। तो हेल्थ केयर भी तीन बेसिकली फेजेस में बांटा गया, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना, बुखार हो गया, या अभी आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हर आंगनवाड़ी केंद्र खोले थे, है ना, हेल्थ केयर केंद्र खोले थे। तो प्राइमरी मतलब जहां पर थोड़ी सी आपको कफ हो गया, जुकाम हो गया, थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो दैट्स सी प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है जैसे कि सीसीटीवी स्कैन कराना, ठीक है, एक्सरे करवाना, तो ये है सेकेंडरी हेल्थ केयर। टेरिटरी हेल्थ केयर जो होता है, या टर्जरी हेल्थ केयर इसको बोलते हैं कुछ लोग, उसका मतलब है कैंसर, एड्स, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो बेसिकली इमरजेंसी ऑपरेशंस होते हैं उनको टेरिटरी हेल्थ केयर में डाला जाता है। और इस स्कीम का जो काम है वो यही है कि प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बिल्डअप करना है, क्योंकि कोविड 19 में हेल्थ सिस्टम में बहुत ज्यादा लूपहोल्स देखने को मिले, है ना, बहुत ज्यादा लूपहोल्स देखने को मिले। और एक और गोल स्कीम का रहेगा कि अराउंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एम्स है वैसे खोले जाए, और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए कितने, 162 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये उनका कहना है। एक चीज और बताई गई कि सर्विलेंस लैब्स भी होंगे। सर्विलेंस लैब का काम यही होगा टू चेक कि भैया हॉस्पिटल्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं। और सर्विलेंस लेवल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल और नेशनल लेवल पे बनाया जाएगा। सॉरी गाइस, मूविंग फर्दर। सो इट्स अबाउट द एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब एनपीआर के लिए आपको क्वेश्चनरीज दिए जाते हैं, मतलब अगर जैसे मान के चलो एनपीआर का जब आप फॉर्म देखोगे ना, तो उसमें क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, ये सारी चीजें। तो पहली बार जब एनपीआर बना था वो बना था 2010 में, यूपीए गवर्नमेंट के समय। उसके बाद एनपीआर को क्वेश्चनरीज को चेंज किया गया 2015 में। फिर उन क्वेश्चन पे थोड़े इशू रेज हुए थे। और इशू इज अबाउट कि आप हमसे मदर टंग, आप हमसे प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, आप हमसे लास्ट रेसिडेंस क्यों पूछ रहे हो। आपको हमसे मतलब होना चाहिए ना, हमारे मदर टंग को आप टारगेट क्यों कर रहे हो, हमारे पेरेंट्स कहां पैदा हुए उससे क्या फर्क पड़ता है, और हमारा लास्ट रेसिडेंस क्या रहा उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उनके क्वेश्चन को चेंज किया गया था जब एनपीआर किया गया था, जब अमित शाह ने अनाउंस किया था। लेकिन अभी जो नया फिर से अपडेटेड एनपीआर फॉर्म आया उसमें फिर से मदर टंग के बारे में पूछा गया, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स के बारे में पूछा गया, और लास्ट रेसिडेंस के बारे में पूछा गया। तो जो लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि आप फिर से एनपीआर को अपडेट करिए, और जो क्वेश्चनरीज जो है क्वेश्चनरीज में जो मदर टंग, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स एंड लास्ट रेसिडेंस, इनको आप चेंज करें। मूविंग फर्दर, सो किरण रिजिजू जो कि हमारे
लॉ मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने सारे स्टेट मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस किया, है ना, लॉ मिनिस्टर सारे स्टेट लॉ मिनिस्टर के साथ डिस्कस किया, और एंड डिस्कशन इज अबाउट दी कि आप जुडिशियल फैसिलिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, जुडिशियल फैसिलिटीज को डिस्कस किया उन्होंने, क्योंकि एनवी रमन्ना ने बताया था कि देयर इज अ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ लोअर लेवल के कोर्ट्स में, बहुत पुअर कंडीशन है लोअर लेवल के कोर्ट्स में। अभी जब रिसेंटली जब वो औरंगाबाद गए थे, महाराष्ट्र गए थे, उन्होंने बोल दिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है और एक स्टेचुटरी बॉडी होनी चाहिए, जुडी जो कि इसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी। ठीक है, और किरेन रिजिजू ने अश्योर किया था कि मॉनसून सेशन में हम ये बात पार्लियामेंट में रखेंगे। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट स्टेट पेज, ऑन द नेक्स्ट नेशनल पेज, व्हाट हैपन, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर होल्ड करके रखा हुआ है अबाउट दी कोटा इन प्रमोशंस को, कोटा इन प्रमोशंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारी प्ली फाइल हुई और प्ली में यह क्वेश्चन पूछा गया कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आर एंटाइटल्ड टू गेट रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, और उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वो अभी होल्ड पे रखा गया है, होल्ड पे रखा हुआ है। मूविंग फर्दर, सो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, तो मनसुख मांडविया ही नहीं बोला कि रिसेंटली जो अभी स्कीम आ रही है, रिसेंटली स्कीम जो लॉन्च हुई है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, एन आउटले ऑफ मोर देन 64,000 करोड़ रुपीस, उसका जो काम होगा वो यही होगा कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं, उन क्रिटिकल गैप्स हैं, उन क्रिटिकल गैप्स को फिलअप किया जाए और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाई जाए इन दी अर्बन एंड दी रूरल एरियाज में। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोली कि एशिया में पहली बार होगा कि 2 कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल्स होंगे, मतलब 2 मोबाइल बेस्ड हॉस्पिटल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब होता है, जैसे आपने हिंदी में मोबाइल का जो हिंदी में मतलब होता है ना, इसे दूरभाष, दूरभाष चल यंत्र, मतलब अब चल मतलब कि एक हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल जो होता है वो जमीन पे होता है, इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन एम्बुलेंस जो होती है इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एम्बुलेंस में ही कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, मतलब मोबाइल हॉस्पिटल बनाया जाएगा, मोबाइल ऐसा हॉस्पिटल दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये बात मनसुख मांडविया ने बोली है कि इस स्कीम के अंदर हम लोग मोबाइल दो बेसिकली मोबाइल हॉस्पिटल्स बिल्टअप करेंगे। मूविंग फर्दर, सो ड्रोन्स को लेकर गवर्नमेंट ने बेसिकली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी कर दिया है कि ड्रोन्स को लेकर क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो व्हाट गवर्नमेंट व्हाट चाइना डिड, तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, और कहां पर, दोहा में, और उन्होंने सपोर्ट ऑफर किया चाइना ने। अब चाइना को तालिबान की जरूरत भी है, क्यों? क्योंकि जब हम चाइना की बात करें तो चाइना ये रहा, ठीक है, ऐसा ही है चाइना, और चाइना की यहां पर लगता है तुर्कमेनिस्तान, और देखा जाए तो, और यहीं पर चाइना के टेरिटरी में एक रीजन है जिनजियांग रीजन, जहां पर रहते हैं कौन, उइघुर मुस्लिम्स, और यहां पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना डेजिग्नेट कर रखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो लोग यहां पर इन मुस्लिम्स के लिए, उइघुर मुस्लिम्स के लिए फाइट करते हैं और रिवॉल्ट करते हैं, और हाँ उन्होंने अटैक्स किए हुए हैं। तो अब चाइना जो है उसको अफगानिस्तान का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान रेजीम इस ऑर्गेनाइजेशन को, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को काउंटर करेगा, और चाइना फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर देगा तालिबान को। व्हाट हैपन, सो यूएस ने बोल दिया है कि फॉरेन नेशनल कैन फ्लाई इनटू द यूएस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव टू डू इज दे हैव टू गेट फुली वैक्सीनेटेड। आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आप यूएस में ट्रेवल कर सकते हो। मूविंग फर्दर, हाँ एक चीज जरूर पढ़ना, ये वाला, सो बुंडसटैग, तो बुंडसटैग का मतलब क्या है? जैसे इंडिया में पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इज अ कॉमन वर्ड, लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि पार्लियामेंट, हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है। so, जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट का जो नियम है वो क्या है, संसद। यूके में पार्लियामेंट का नाम क्या है, इट्स वेस्टमिनिस्टर। आपके यूएस में पार्लियामेंट का नाम क्या है, इट्स यूएस कांग्रेस। तो वैसे ही जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम क्या है, बुंडसटैग। तो बुंडसटैग इज अ नेम ऑफ द पार्लियामेंट इन द कंट्री ऑफ जर्मनी। बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, एंड सेम गोज विद दी आपका
स्पोर्ट्स न्यूज, नथिंग इंपॉर्टेंट. सो ये था हमारा आज का एनालिसिस. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.